हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आरंभ करते हैं बसंत भाग 2। लेसन है हमारा 18, जिसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। पूरा नाम इनका है धनराज पिल्ले। ये हॉकी के सुप्रसिद्ध ये खिलाड़ी थे। तो अपने बारे में इन्होंने एक साक्षात्कार में विनीता पांडे को बताया है कि संघर्ष बहुत अधिक इन्होंने किया है और संघर्ष के कारण कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा तुनुक मिजाज हो गया। तो धनराज पिल्ले के बारे में देखिए आप, विनीता जी के साथ इनकी क्या बातचीत हुई है, क्या इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हुए थे तो उस समय इनका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू किसने लिया था? विनीता पांडे ने। तो जो साक्षात्कार लिया था उस साक्षात्कार का थोड़ा बहुत अंश यहाँ दिखाया गया है पाठ में। तो आप देखिए। विनीता, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। विनीता ने धनराज जी से पूछा कि खिड़की पुणे की जो तंग गलियां थी वहां से लेकर, ये पुणे में रहते थे, वहां की छोटी छोटी गलियां थी, वहां रहते थे, वहां से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक ये गए। तो उस तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक का सफर कैसा रहा? बहुत ही कष्टदायक रहा। तो विनीता जी पूछ रही हैं कि मुझे उसके बारे में आप बताइए। तो धनराज जी क्या बता रहे हैं? बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत गरीब थे। क्या बता रहे हैं धनराज जी? कि जो मेरा बचपन था बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था, हम बहुत ही गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। कितने भाई थे ये? 3। जो इससे 2 बड़े भाई जो थे वे भी हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ। भाइयों को हॉकी खेलते हुए देखकर, उनके हाथ में स्टिक देखकर इनका भी इनके मन में भी शौक पैदा हुआ कि मैं भी हॉकी खेलूं। लेकिन ये बहुत अधिक गरीब थे, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। लेकिन क्या था? शौक तो था। इतने गरीब थे कि हॉकी स्टिक तक ये नहीं खरीद सकते थे, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। क्या करते थे ये? अपने दोस्तों से हॉकी की स्टिक मांगते थे और उससे अपना शौक पूरा कर लेते थे। और वो भी कब मिलती थी इनको? वह भी मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। और दोस्त भी इनको कब देते थे वो स्टिक? जब वे दोस्त खेलकर थक चुके होते या खेलना बंद कर देते थे, तब इनको हॉकी की स्टिक मिलती थी। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। जब वे खेलते तो ये इंतजार करते रहते थे कि कब इनका खेल समाप्त होगा और कब मुझे स्टिक मिलेगी, कब मुझे हॉकी मिलेगी। अपने बारी का इंतजार करते रहते थे। मुझे पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। क्या बताया इन्होंने? इनको पहली स्टिक कब मिली? जब इनके जो बड़े भाई, 2 भाई थे ना, उनमें से बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, तब इनको अपने भाई वाली पुरानी स्टिक मिली थी। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। इसके भाई ने इनको अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी।
जो भाई ने इनको पुरानी स्टिक दी, धनराज जी कह रहे हैं कि वह नई तो नहीं थी, लेकिन चीज मेरी हो गई थी, उसमें ही मुझे बहुत ही खुशी थी और मेरे लिए वह बहुत ही कीमती थी। क्योंकि जो पहले किसी दूसरों की तरफ देखता रहता था कि कौन मुझे देगा हॉकी खेलने के लिए, दोस्तों से लेनी होती तो बारी का इंतजार करना पड़ता। तो इस तरह से इन बातों को देखते हुए जो इनके भाई ने पुरानी हॉकी इनको दी थी, वह इनके लिए बहुत ही कीमती थी, क्योंकि अब उसे किसी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ता था और वह अब इनकी थी। दोस्त तो थोड़ी देर के लिए देके फिर बोल भी सकते थे कि मेरी हॉकी दे दो, मैं घर जा रहा हूँ, ऐसे कुछ भी बोल करके इनसे हॉकी ले लेते थे। तो इस हॉकी के भाई वाली हॉकी के इनके पास आने के बाद इनका जब तक मन करे तब तक ये खेल सकते थे, क्योंकि यह अब इनकी हॉकी बन चुकी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। इन्होंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी कब खेली थी? 1985 में। और कब, कहां पर? मणिपुर में। कब और कहां खेली थी इन्होंने जूनियर हॉकी? शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ये। सन 1985 में मणिपुर में खेली थी। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। देखने में मैं कैसा था उस समय जब जूनियर हॉकी में इन्होंने मणिपुर में खेल खेला था, तब इनकी उम्र कितनी थी? 16 साल की थी। और देखने में भी एक ऐसे थे, दुबले पतले थे और छोटे बच्चे जैसा चेहरा इनका दिखाई देता था। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। धनराज जी कह रहे हैं कि मैं दुबला पतला होने के कारण कद काठी से वैसे हट्टा कट्टा हो गया था, तो उसके कारण दुबला कद था, लेकिन वैसे थोड़ा सा हेल्दी थे, तो उसके कारण इनका ऐसा दबदबा था, ये बहुत अच्छा खेलने लगे थे कि कोई भी इनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। क्या बता रहे धनराज जी कि मैं बहुत ही जुझारू था। जुझारू क्या होता है? बहुत ही हिम्मती, कोशिश करने वाला, पीछे न हटने वाला, जिस चीज का मन में लगन हो जाए उसको पूरा करने वाला। कहां कहां? मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी। बहुत ही जुझारू थे। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। 1985 में तो ये जूनियर टीम में खेले थे, लेकिन 1986 में इनको सीनियर टीम में ले लिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। 1986 में जब इनको सीनियर टीम में ले लिया गया था, तो ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके मुंबई आ गए। उस साल मैंने और मेरे भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। उस साल क्या हुआ? 1986 में जब ये मुंबई आए, तो धनराज जी ने और इनके जो बड़े भाई रमेश थे, इन्होंने, दोनों भाइयों ने मुंबई लीग में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इन्होंने खूब धूम मचाई, अपना नाम कमाया। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। बहुत अच्छा खेलने लगे थे, तो जिस कारण इनके अंदर एक उम्मीद जाग गई थी कि मुझे 1988 में जो ओलंपिक खेल होने हैं, नेशनल कैंप से मुझे जरूर बुलाया जाएगा। लेकिन उनको बुलाया नहीं गया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। इनका नाम, खिलाड़ी तो कम बुलाए जाते हैं,
लेकिन पहले जो 57 खिलाड़ी सिलेक्ट किए थे उनमें भी इनका नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर 1 साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। जब 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी इनका नाम नहीं आया तो यह बड़े ही मायूस हुए, परंतु क्या हुआ, 1 साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए इनको चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धनराज जी कह रहे हैं, जब इनको एशिया कप के कैंप के लिए चुन लिया गया था तो उसके बाद ये अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए, इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर विनीता ने अगला सवाल किया इनसे, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? पहले तो विनीता जी ने इनसे जो सवाल किया था, पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवाई कॉम्प्लेक्स तक के सफर के बारे में पहले तो ये इन्होंने वो सफर बताया है। अब सेकंड क्वेश्चन इनसे किया है कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा और अपने स्कूल के दिनों से आपकी यादें किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, वह भी हमें बताइए। तो इन्होंने अपने स्कूल के सफर के बारे में बताया, क्या मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, पढ़ाई में कैसे थे, बिल्कुल नालायक थे, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। धनराज जी क्या बता रहे हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था, किसी प्रकार से दुखी सुखी होकर मैं 10वीं कक्षा तक पहुंचा, लेकिन उसके आगे पढ़ना मेरे लिए बहुत कठिन काम था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। क्या बताया इन्होंने कि यदि मैं हॉकी का खिलाड़ी नहीं होता, हॉकी का खिलाड़ी था तो मैं यहाँ तक पहुंच गया, यदि हॉकी खिलाड़ी न होता तो पढ़ाई में मैं इतना नालायक था, शायद आज मुझे एक चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूं, पर गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं। क्या कह रहे हैं धनराज जी कि आज मैं विनीता जी को उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं, कहते हैं आज मैं बैचलर ऑफ साइंस यानी बीए या बीएससी भले ही नहीं हूं, परंतु बड़े ही गर्व के साथ मैं कहता हूं कि बैचलर ऑफ हॉकी हूं। हॉकी ग्रेजुएशन के बराबर है। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। हंसते हुए इन्होंने विनीता जी को कहा कि आप मेरी शादी के लिए तो मुझे मास्टर डिग्री हॉकी में मान सकते हैं। विनीता जी फिर पूछ रही हैं, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? यानी कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, खिंच जाना, आप ऐसे क्यों हैं? और आप आक्रामक भी हो जाते हैं, एकदम से गुस्सा भी आपको ज्यादा आ जाता है, तो आप ऐसे क्यों हैं? तो अब धनराज जी बताते हैं कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। यह जो मेरी आदत है यह कब से है? मेरे बचपन से है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। ये आदत उनकी कब से है? बचपन से ही है। और क्यों है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं बचपन से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा, क्योंकि ये गरीब थे और इन्हें किसी का सहारा भी नहीं था, तो इस कारण से यह अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने अपनी माँ को देखा है मुसीबतों का सामना करते हुए, किस प्रकार से दुखी होकर परेशान होकर के उन्होंने हमारा पालन पोषण
कितनी मुश्किलों से किया है। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं। जो तुनुक मिजाज है ये, तो उसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता हूँ। कहते हैं धनराज जी कि मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ, यानी मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ, किसी को लारे लगाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे मन में मैं जैसे लल्लो चप्पो करते हैं, चापलूसी करते हैं, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। मेरे मन में जो आता है मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ। फिर चाहे मुझे कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मुझे बाद में पछताना भी पड़ा। चाहे मुझे पछताना भी पड़े, लेकिन मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ जो भी मेरे मन में आता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। क्या कह रहे धनराज जी कि मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो पाता। जब गुस्सा आता है तो मैं अपने को रोक नहीं सकता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। कुछ दूसरे लोगों को भी मेरे स्वभाव के बारे में पता चल गया है, वे भी मुझे उकसाते हैं, जिस कारण उन्हें भी बहुत ही मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में क्या हुआ, बहुत ही छोटी से छोटी चीज के लिए, और बड़ी तो बहुत दूर की बात है, दोनों चीजों के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, जूझना पड़ा। मैं चाहता तो मुझे मिल नहीं पाती थी। जिस चीज की मुझे आवश्यकता होती, जिस वस्तु की मुझे आवश्यकता होती, वह मुझे मिल नहीं पाती थी, जिस कारण मैं चिड़चिड़ा हो जाता था। और चिड़चिड़ा हो गया वह मेरी आदत बन गई। साथ साथ मैं बहुत भावुक इंसान हूँ, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। धनराज जी कहते हैं कि चिड़चिड़ा तो मैं हूं ही, लेकिन साथ ही साथ बड़ा भावुक इंसान भी हूँ, यानी दूसरे के दर्द को, दुख को मैं देख नहीं सकता। मैं उसकी सहायता करने के लिए चला जाता हूँ। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मैं अपने दोस्तों की और अपने परिवार की बहुत अधिक कद्र करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। धनराज जी कहते हैं कि यदि मैं गलती करता हूं तो उस गलती के लिए मुझे माफी मांगने में कोई शर्म नहीं आती। मैं माफी मांग लेता हूं, शर्म महसूस नहीं करता हूं। ये पूछा था क्वेश्चन इनसे तुनुक मिजाज के बारे में, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। अब अगला सवाल कर रहे हैं विनीता जी, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। अब उन्होंने पूछा कि आपका परिवार जो है उसका आपके लिए क्या अहम है, आपके लिए क्या अहमियत है आपके परिवार की। धनराज जी कहते हैं सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। सबसे अधिक प्रेरणा धनराज जी को कहां से मिली है, अपनी माँ से मिली है, क्योंकि इनकी माँ ने इन सभी भाई बहनों में बहुत ही अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। मैं उनके सबसे नजदीक हूँ। धनराज जी बताते हैं कि मैं अपनी माँ के सबसे नजदीक हूँ, प्यारा हूँ, तो पास रहता हूँ। इस कारण मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ। धनराज जी कहते हैं कि मैं मेरी माँ के बहुत नजदीक हूँ, मैं मेरी माँ को बहुत ही प्रिय हूँ। मैं चाहे भारत में हूँ या मैं विदेश में हूँ, लेकिन रोज रात को सोने से पहले मैं अपनी माँ से फोन पर जरूर से जरूर बातें करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। धनराज जी कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे, जो मेरी प्रसिद्धि है
उसको विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मुझे समझाया है कि बेटा, जो तुझे प्रसिद्धि मिली है हॉकी के खेल में, चारों ओर जो तुम्हारा नाम है, उसको विनम्रता के साथ संभाल कर रखना है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। धनराज जी क्या कहते हैं, माँ तो है ही है इनके जीवन में, इनको प्रेरणा देने वाली, लेकिन इनकी जो बड़ी भाभी है जिसका नाम है कविता, वह भी इनके लिए इनकी माँ की तरह ही है, क्योंकि वह भी इनके लिए प्रेरणा स्रोत रही है। वह भी इनको बहुत प्रेरणा देती रही हैं। विनीता जी फिर सवाल करते हैं, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? कृत्रिम घास जो बनावटी होती है, एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? तो धनराज जी इसके बारे में बताते हैं। मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया था। धनराज जी क्या बताते हैं कि 1988 में जब मैं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए दिल्ली आया था, तो मैंने वहां सबसे पहले अपने जीवन में सबसे पहले कृत्रिम घास देखी थी। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम कारवाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। धनराज जी बताते हैं कि मुझे आज भी वह बात याद है कि मुझे सौम्या, जोक्विम और कारवाल्हो ये मुझे एक कोने में ले जा करके कृत्रिम जो बनावटी घास है उसके ऊपर खेलने के गुर बता रहे थे कि किस प्रकार से तूने इस कृत्रिम घास पर खेलना है, कैसे बॉल उछलेगी, कहाँ जाएगी, उसके सारे गुण इनको बता रहे थे। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। जब वे मेरे को जब वे मुझे इस कृत्रिम घास पर खेलने के गुण बता रहे थे, तब मैं क्या कर रहा था, मैं झुक झुक करके बार बार उस मैदान में जो कृत्रिम घास थी उसको बार बार छूकर देख रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। धनराज जी के लिए कृत्रिम घास बहुत ही अजीब चीज लग रही थी। इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज विज्ञान ने इस कदर तरक्की कर ली है कि किस तरह से जो कृत्रिम घास है वो बनाई है जैसे कि स्वाभाविक घास हो। इस तरह से इस घास को वैज्ञानिकों ने तैयार कर दिया है, पैदा कर दिया है। आज की क्लास में हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे। बाकी अगली मीटिंग में बचा हुआ लेसन करेंगे। तो अब इससे पिछले पेज पर भी थोड़ा सा धनराज पिल्ले के बारे में बता रखा है, ये बॉक्स में है ऊपर, ये और देख लो। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व के बारे में विनीता पांडे ने क्या लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, तो कभी खींच से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। धनराज पिल्ले के बारे में विनीता ने बताया है, उनका पूरा साक्षात्कार लेने के बाद उनको पता चला है कि धनराज पिल्ले का स्वभाव कैसा है। वह कभी तो लोगों को हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी आश्चर्यचकित कर देता है, तो कभी खीज से भी लोगों को खुश करता है। उनके व्यक्तित्व में कई प्रकार के रंग हैं और भाव हैं। जो व्यक्ति ठेठ जमीन से उठकर आसमान तक का सितारा बना है, उसका स्वभाव बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर विनीता जी ने इनका इंटरव्यू लिया है और इंटरव्यू में इनके बारे में बहुत कुछ जाना है, जो इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने भी प्रस्तुत किया है कि कैसे धनराज पिल्ले बहुत गरीब थे और गरीब होते हुए पढ़ाई में भी
बहुत ही कमजोर थे, पढ़ाई में भी कमजोर होते हुए इन्होंने कैसे आसमान का सितारा बन करके दिखाया है। तो अब जितना भी लेसन हमने किया है, इसमें से मैं आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सुनती हूँ, तो आप मुझे बताएंगे, जिसका भी नाम लिया जाएगा और आप इसमें से इंटरनल क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, सांची भाटिया, आकाश सर, आकाश सर, हेलो, हेलो।